नमस्कार, घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर। घटना चक्र में आज हम 3 अहम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि तेजपाल को लेकर जिस तरह से इस पूरे मामले पर राजनीति हो रही है, जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है और कभी कभी ऐसा लगता है कि मनोहर पर्रिकर जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं वो और तेजपाल जिस तरह से आमने सामने हैं, कई तरह के सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति आरोपी है तो उसके खिलाफ एक्शन लेने में इतनी देरी क्यों है, या फिर इस पूरे मामले में किस तरह की राजनीति की जा रही है, या फिर किसी तरह की कोई साजिश है। साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पप्पू यादव पूर्व सांसद हैं, बिहार से हैं। उन्होंने अपनी एक जीवनी लिखी है जिसमें कई तरह की बातें, कई सनसनीखेज बातें उन्होंने उसमें लिखी हैं। साफ साफ तौर पर उन्होंने ये भी उसमें लिखा है कि चाहे एनडीए की सरकार हो या फिर यूपीए की सरकार हो, एक संगीन आरोप लगाया है। उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही है कि दोनों ही सरकारों ने सांसदों को खरीदा है। सवाल पैदा होता है कि आखिर जिस तरह की बातें, जिस तरह के चीजें यहां पर पप्पू यादव कह रहे हैं, आखिर उन तथ्यों का आधार क्या है, क्या उसे सही माना जा सकता है। चूंकि इस पूरे मामले के बाद देश की राजनीति में एक तरह से हंगामा खड़ा होना स्वाभाविक है, जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ तीसरा जो मुद्दा है वो ये है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ बदले हैं, नए आर्मी चीफ आए हैं। भारत के साथ किस तरह के संबंध हो सकते हैं, क्या कुछ असरात भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर पड़ेंगे, क्योंकि भारत बराबर अपनी चिंताएं जो व्यक्त करता रहा है। कई बार इस तरह के सवालात खड़े हुए हैं कि आखिर भारत सरकार बात किससे करे, क्योंकि वहां पर 3 तरह से बातें आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, लोकतांत्रिक सरकार से बातचीत होनी चाहिए, कोई कहता है नहीं, सेना से बातचीत होनी चाहिए, और कभी कभी आईएसआई को भी लोग जो है उसमें शामिल करते हैं। तो तीनों अहम मुद्दे हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। प्रोफेसर आलोक बंसल जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और दिलीप के सिंह जी हैं, वो हमारे साथ हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं देश की राजनीति में जिस तरह से इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की एक बुनियाद माना जाता है, तरुण तेजपाल जिस तरह से उनका नाम इस पूरे मामले में जो है सुर्खियों में रहा, लेकिन जिस तरह के आरोप लगे, कई तरह के सवाल यहां पर खड़े हुए हैं। लेकिन यहां पर राजनीति हो रही है या फिर साजिश हो रही है, क्योंकि सुषमा स्वराज कांग्रेस के एक नेता पर, सरकार के एक मंत्री पर यह कहती हैं कि कोई एक बड़ा मंत्री है जो तरुण तेजपाल को बचाने की कोशिश कर रहा है। जाहिर सी बात है इस पर बयान भी आना स्वाभाविक है, लेकिन पहले हम सुनवाते हैं कि मनोहर पर्रिकर क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं। तो यहाँ भी करे ना स्टिंग ऑपरेशन, फंसा रही है तो स्टिंग ऑपरेशन से मालूम पड़ेगा उनको, फंसा रही है कि ये कर रही है। आरोप कोई भी लगा सकता है, और कोर्ट में जब आप बेल पे जाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो रीजनिंग लगती है जिसके आधार पर आप ये होगे। इंसिडेंट तो बीजेपी सरकार का किया हुआ नहीं है, उसमें तो बीजेपी सरकार इन्वॉल्व नहीं है। इंसिडेंट होने के बाद ईमेल बीजेपी सरकार ने नहीं लिखा है। 6 महीने के लिए रेजिग्नेशन ऑफिस से बीजेपी सरकार ने नहीं दिया है। उसका माफीनामा या SMS व्हाटएवर इट इज, ईमेल, वो तो सरकार ने नहीं किया है। और मीडिया में भी जब आया उस समय सरकार का कुछ रोल ही नहीं था। तो जब ये सब आ गया उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन करना, और मेजर क्राइम हुआ है, और मैं आपको पूछ रहा हूं कि क्राइम हुआ है कि नहीं, ऐसा प्राइमा फेसिया आपको क्या लगता है? अगर क्राइम हुआ, मीडिया ही कह रही है क्राइम हुआ है, ऐसा प्राइमा फेसिया है, तो उसका इन्वेस्टिगेशन करना, अभी तक इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है, और क्या किया है? He himself has said that he is resigning for 6 months. For what? For बंगारू लक्ष्मण के पेनल्स के लिए? Yeah, I'm not going into the investigation part of it. जो उन्होंने खुद कहा है उससे प्राइमा फेसिया क्लियर केस है ना, प्राइमा फेसिया तो है। बाद में अभी तक उनको मैं हम लोगों ने समन्स भी नहीं किया है, तो किधर से उनको ध्यान में आएगा? वो बेल के लोग करते हैं ऐसा। आई एम नॉट बिफोर यू एज अ बीजेपी लीडर, आई एम बिफोर यू एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट।
तो न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं मनोहर पर्रिकर, गोवा के मुख्यमंत्री, लेकिन रविशंकर प्रसाद बीजेपी के प्रवक्ता वो क्या कुछ कहते नजर आए इस पूरे मुद्दे पर, वो सुनते हैं। ये उस पीड़िता के सम्मान के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। मैंने अभी तक इस पर कुछ नहीं बोला है, लेकिन आज मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा। श्री तरुण तेजपाल ने अपने अपराध को ओन अप किया था कि नहीं? ये कहा था कि नहीं कि मैं 6 महीने के लिए अलग रहूंगा, और उसके बाद अब उसके चरित्र पर आरोप लगाना, वो सवाल खड़े करना, अब ये गोवा की पुलिस जांच करेगी। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं जरूर कि जहां तक बीजेपी का सवाल है, तो एक वकील के नाते मैं कह सकता हूं कि हर अपराध का एक प्लेस ऑफ अकरेंस होता है। तरुण तेजपाल गोवा को अपना प्लेस ऑफ अकरेंस बनाए, इसकी सलाह तो बीजेपी ने नहीं दी थी ना। और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी वो क्या कह रहे हैं, वो भी सुनते हैं। वो तो कांग्रेस वाले लगे हुए हैं, कोई उनके तरफ से बोल ही नहीं रहा है। पहले तो सोनिया गांधी सबके घर चली जाती थी, आज उस महिला जो है उसके साथ जो हुआ है उसके घर में जाती, खास तौर पर जब उसको वो परिवार कह रहे हैं कि हमें परेशान की जा रही है। मैं तो ये अपेक्षा कर रहा था कि सोनिया गांधी इनके घर जाएगी और सहानुभूति व्यक्त करेगी, परंतु नहीं किया। हो सकता है लड़की हिंदू है इसलिए नहीं गई, मैं नहीं जानता हूँ कारण क्या है, परंतु ये सारी से मुझे ये संदेह होता है। और ये चिट्ठी के बाद अब तो स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस और तेजपाल के बीच में सांठगांठ है। तो सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि कांग्रेस और तेजपाल के बीच में साठगांठ है, लेकिन हम आपको बता दें कि बीजेपी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज ने सिब्बल का नाम तो नहीं लिया है, लेकिन एक बड़े मंत्री की बात की है और कहा है कि तेजपाल को एक केंद्र सरकार के बड़े मंत्री बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मंत्री कौन है, क्या है, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन कपिल सिब्बल की इस पूरे मामले पर बयान सामने आया है। वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर सफाई में, वो सुनते हैं। मुझे आज बड़े दुख से कहना पड़ा है कि एक मैसेज यहां सोशल मीडिया में घूम रहा है जिसमें लिखा हुआ है कि जो तरुण तेजपाल की माता हैं वो मेरी सगी बहन। अब मैं सोचता था कि मेरे खिलाफ तो खैर आरएसएस और बीजेपी तो आक्रमण करेंगे, लेकिन मेरी फैमिली पे इस तरह से आक्रमण करना मैं नहीं समझता कि उचित है। मेरी एक अकेली बहन है बेचारी, और वो उसका नाम आशा नंदा है और वो महारानी बाग में रहती है। और ऐसे मेरी फैमिली को, उनको मालूम है कि मैंने मोदी को अटैक किया है, आंकड़ों से अटैक किया है, उससे कहा है कि आप हमसे डिबेट कीजिए, तो उनके पास कोई और जवाब नहीं, तो उन्होंने कहा कि चलो ये झूठ ही यहां फैला देते हैं। और साथ साथ में इस एसएमएस में ये भी लिखा है कि 2011 में 11 के रिकॉर्ड से साफ जाहिर है कि 80% शेयर तहलका के मेरे पास है। अब फैक्ट ऑफ द मैटर इज मैंने आज तक एक शेयर नहीं मांगा और आज तक मेरे पास कोई शेयर अलॉट नहीं हुआ, ना मुझे कभी कोई शेयर सर्टिफिकेट दिया गया। तो इस किस्म का झूठ बोलना मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। और ये इस तरह से झूठ फैलाना, मुझे मालूम है कि आरएसएस का पैटेंट है कि उनका काम ही ये रहता है। और मुझे ये नहीं पता था कि जो विपक्ष की नेता है वो आरएसएस के पैटेंट से लाइसेंस लेंगी और ऐसा झूठ फैलाएंगे। मेरा कुछ लेना देना नहीं है, मैं किसी की हिफाजत नहीं करता। जो भी कानून है, कानून से दायरे से काम होना चाहिए। और इस मामले में तो पॉलिटिशियंस को बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बड़ा एक महिला के बारे का सेंसिटिव मामला है और उसके बारे में जितना ही इसको पॉलिटिकली उछालोगे उतना ही नुकसान होगा, देश की गरिमा का नुकसान होगा। तो मैं आग्रह करूंगा कि अगर आपने मेरे से बहस करनी है, कोई भी बहस कर ले, लेकिन मुद्दों पे करे और इस तरह से झूठ नहीं फैलाए। कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं और 12:15 बजे जो भी आप चाहोगे मैं जवाब देने को तैयार हूं। तो हमारे साथ तीनों मेहमान मौजूद हैं। दिलीप, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या इस पूरे मामले पर सियासत हो रही है? जिस तरह की बात कपिल सिब्बल कहते हुए नजर आ रहे हैं। आपने तमाम तरह के बयान दिखाए हैं और उस बयान के बाद किसी भी जो हमारे दर्शक हैं उनको ऐसा ही लग रहा होगा कि हमारे देश के नेता उस पर बयानबाजी कर रहे हैं। और इसकी शुरुआत दुर्भाग्यवश आप ये देखें कि इसकी शुरुआत जो है वो राजनेताओं के तरफ से नहीं,
बल्कि खुद तरुण तेजपाल की तरफ से इसकी शुरुआत। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ सबसे पहले उन्होंने कहा साजिश हुई है, फिर साजिश के बाद उन्होंने कहा कि उनको फंसाया जा रहा है, फिर उन्होंने कहा बीजेपी साजिश कर रही है। हालांकि जब मामले की शुरुआत जो बात मनोहर पर्रिकर कह रहे हैं, जो बात रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं, तरुण तेजपाल अगर ये कह रहे हैं कि साजिश हो रही तो उन्हें बताना चाहिए जो बात आज मनोहर पर्रिकर ने कहा है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये तमाम चीज़ें, पत्र लिखा जाना, उस घटना का होना, वहाँ पे जांच का, उनके आंतरिक जो तमाम मेल्स आए उसमें, इन तमाम जगह तक तो कहीं किसी भी तरह की न सियासी बयान थे, न सियासी कोई आदमी इसको सियासत में सियासी तरह से देख रहा था। एक यौन उत्पीड़न का मामला था और यौन उत्पीड़न के मामले में कानूनी जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो हो रही थी। और उस समय तक पूरे देश को भी यही लगा कि तरुण तेजपाल ने एक चलिए गलती हुई तो उन्होंने माफी मांगी है और उन्होंने कुछ तो किया है। लेकिन अब दुर्भाग्य देखिए इस देश का कि किसी भी मसले को, चाहे वो अपराध ही क्यों नहीं अगर हो, किया है आप उस चीज को एतराफ कर रहे हैं। नहीं, अगर क्या है नहीं, जो आप देखिए कि कितना जो अपराध है, इस अपराध पे इस तरह के सियासी बयानबाजी हो, उस अपराध पे उस तरह से किसी को बचाने का या किसी को फंसाने का प्रयास हो, तो मुझे लगता है कानून पर से आम लोगों का जो वैसे ही भरोसा बहुत कम हो रहा है। और मुझे लगता है कि इन चीज़ों से कहीं ना कहीं जो लोगों का भरोसा है, लोगों को लगता है कि अगर शक्तिशाली लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, तो वो तमाम तरह से किसी भी चीज़ को फंसा के उससे निकल सकते हैं और वो तमाम चीज़ों का फायदा ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो और चाहे कोई भी हो, उनको इन बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आम लोगों में क्या संदेश जा रहा है। आम लोगों में जो संदेश तरुण तेजपाल का गया वो ये गया कि चलिए उनसे गलती हुई है, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने यू टर्न लिया और जिस तरह से पूरे मसले को अब एक राजनीति और सियासी उस पर रंग चढ़ा करके देखने का प्रयास, दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है। आलोक जी, कैसे देखा जाए? जिस तरह से दिलीप जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है राजनेताओं को समझना पड़ेगा, तरुण तेजपाल को भी इस चीज को समझना पड़ेगा कि जनता में किस तरह का मैसेज जा रहा है। लेकिन यहाँ पर तमाम चीजें एक तरफ हैं और जिस तरह से लोग उम्मीद कर रहे थे कि भाई ठीक है, कोई बड़ा हो या छोटा हो, अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो उसके साथ उसके जुर्म के हिसाब से उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की बयानबाजी नहीं होती। देखिए, दो चीजें हैं। जुर्म हुआ, उसके बाद तरुण तेजपाल जी ने एक चिट्ठी लिखी और उन्होंने इस जुर्म को कबूला और उन्होंने अपने लिए एक सज़ा मुकर्रर की। वहाँ तक बात ठीक थी। उसके बाद जब इस बात का राजनीतिकरण शुरू हो गया और जब तरुण तेजपाल जी वकीलों और अदालतों के चक्कर लगाने लगे, तो फिर अब जो बयानबाजी आ रही हैं वो वकीलों के एडवाइस के हिसाब से आ रही हैं। और इस तरीके के जितने भी एलिगेशंस होते हैं उसमें वकीलों के पास सिर्फ एक ही उपाय रहता है और वो ये रहता है कि पीड़िता की जो है कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी घटना का राजनीतिकरण हो रहा है, क्योंकि मैं इस मामले में कपिल सिब्बल जी से सहमति रखता हूं कि इस तरीके के विषयों की ज्यादातर हमें बातचीत जहां तक हो सके मीडिया में कम से कम करनी चाहिए, क्योंकि कानून को अपना काम कर, क्योंकि जितना हम उस बारे में बात करेंगे उस पीड़िता के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका कैरेक्टर असैसिनेशन, उसकी जो प्राइवेसी है उसका इन्फ्रिंजमेंट कंटिन्यूअसली हो रहा है। अब बीजेपी, कांग्रेस और तहलका के बीच में क्या संबंध है इसके बारे में कुछ कहना बेमानी है, क्योंकि हकीकत है कि तहलका ने जॉर्ज फर्नांडीज साहब के घर के अंदर जया जेटली को पैसे लेते हुए एक स्टिंग ऑपरेशन किया था और उस समय के जो भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष थे उन्होंने उसके बाद इस्तीफा दिया और काफी कुछ हुआ। तो हो सकता है उस समय के जो संबंध जो खराब रहे हों उसका कुछ असर हो, पर हकीकत यह है कि एक घटना हुई, एक जुर्म हुआ और उस जुर्म की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से इस यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमने किसी तरह का कोई दबाव नहीं डाला है, पुलिस के ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, लड़की चूंकि उसे न्याय दिलाना हमारी जिम्मेदारी है इसलिए उसे न्याय मिलना चाहिए। नहीं, बिल्कुल मिलना चाहिए, पर मेरे ख्याल से इसका निरर्थक राजनीतिकरण हो रहा है जो मेरे ख्याल से इस घटना के लिए, जिस तरीके की ये सेंसिटिव घटना है, जिस तरीके का ये कृत्य है, जो भी अलेज्ड इंसिडेंट है, मेरे ख्याल से इसको
कानून को अपना कार्य करने देना चाहिए था, बजाय इसके। अगर आप देखें तो काफी समय तक पीड़िता ने भी कोई शिकायत जो थी अपनी इंटरनल रखी थी, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रखी गई थी, लेकिन जब उसका राजनीतिकरण होने लगा तो फिर वो बाहर फैलती चली गई। शुरुआत में यह था कि कुछ अंदरूनी ही इस मामले का जो फल निकले वो हो जाए, पर मेरे को लगता नहीं कि इस तरीके का हुआ। और अब जो है जिस तरीके के हालात हैं, मेरे ख्याल से अगर आप पीड़िता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये उसके लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसके बारे में लोग मीडिया और विजुअल मीडिया में बात करें, तो ये मेरे ख्याल से किसी भी पीड़िता के लिए बहुत ही राजनीति हो रही है इस पर। देखिए, दिलीप भाई ने एक बात साफ कर दी है कि राजनीति की शुरुआत जो है वो किसी राजनीतिक दल ने नहीं की है, और राजनीति की शुरुआत में किसी ने भाषण भी नहीं दिया है, और न ही किसी ने इसमें कोई नई बात कही है। सवाल यह है कि कल जिस वक्त उनकी तेजपाल की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में इंटरिम रिलीफ के लिए, एंटीसिपेटरी बेल के लिए जो एप्लीकेशन दी गई है, उसमें इस देश के एक जाने माने पाखंडी, मैं कहूंगा उस वकील को, जो इस देश में बड़ी चीजें के ऊपर बोलते हैं, टेलीविजन के ऊपर आके महिलाओं के अधिकारों का मामला हो, महिलाओं के साथ शोषण हो रहा हो, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा हो, हम वो हमेशा बोलते हैं। और वो अब इस स्टेचर पे पहुंच गए हैं कि मैं समझता हूं कि उनको लोग ये मानते हैं कि जो उन्होंने कहा है वो उसकी बहुत वैल्यू होगी। उनका नाम है केटीएस तुलसी, और केटीएस तुलसी ने ये एप्लीकेशन तैयार की। और ये जो बंसल भाई कह रहे हैं कि जब आप वकीलों के पास जाते हैं तो वकीलों का उन तमाम सेंसिटिविटीज से रिश्ता नहीं होता, वो अपने क्लाइंट को रिलीफ दिलाते हैं, और वो रिलीफ कैसे पहुंचेगा उस आर्गुमेंट से उनका मतलब होता है। मैंने केटीएस तुलसी को मैं इसलिए जरा सा उनकी मजम्मत करना चाहता हूं कि केटीएस तुलसी को यह समझना चाहिए कि इस देश में इतने बड़े मामले के अंदर उनको अपनी वकालत की दानिश्वरी नहीं दिखानी चाहिए थी। और अगर वो जानते थे कि एक आदमी ने केस किया है, खुद ही वो कह रहे हैं उनका जो क्लाइंट है उसने जुर्म किया, उसका इकबाल किया, फिर उसके बाद में माफी मांग ली, फिर उसके बाद में स्टेप डाउन कर दिया, तो इस क्राइम के अंदर क्राइम हुआ और क्राइम करने वाले ने क्राइम का एक्सेप्टेंस भी कर लिया है। और ये कहीं भाषण में नहीं है, रिटन में है। अब सडनली आप 7 और 8 नवंबर के बाद, इस घटना के बाद से जिस दिन आप एप्लीकेशन मूव करते हैं, उस दिन तरुण तेजपाल को, तरुण तेजपाल के वकील को, और तमाम वो सारे लोग जिनको ये लगता है कि अरे हमारे पास तो ये मौका है कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत के दरमियान में और उसके बाद में हमने बहुत सारे उनके स्टिंग ऑपरेशन किए थे, लिहाजा जो गोवा की सरकार है, जो पुलिस है, वो भाजपाई हो गई है, लिहाजा वो चीजों को, तथ्यों को तोड़ मरोड़ देगी। दो तथ्य किसी क्राइम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्राइम का होना और क्राइम के होने के बाद जिसने क्राइम किया हो उसका इकबालिया जुर्म। नहीं तो जिस तरह की राजनीति इस पर हो रही है, इस वजह से अब तक मैं वही कह रहा हूं, गिरफ्तारी नहीं हो पाई। देखिए, गिरफ्तारी का मामला यह है कि मैं अप्रिशिएट करूंगा कि जितनी सतर्कता के साथ गोवा पुलिस के जो चीफ हैं, वो लगातार, आज भी उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने साफ साफ कहा कि हम किसी भी हेस्ट और जल्दबाजी में नहीं है, वो तमाम सारे तथ्यों को जांच परख लेना चाहते हैं। उन्होंने 3-4 बार कहा कि ये बड़ा सेंसिटिव है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसमें कहीं कोई हशप नहीं करना चाहते, और जो कुछ गोवा पुलिस को करना था वो कर लिया है उन्होंने। इसके बावजूद भी गोवा पुलिस कहीं ये नहीं दिखा रही कि वो तरुण तेजपाल को गिरफ्तार करने में, उसको पब्लिक ह्यूमिलेट करने में जल्दबाजी में है। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है, राजनीतिक जो लोग भी कुछ कह रहे हो, लेकिन 16 दिसंबर की घटना होती है और एक लड़की के साथ में इतना विवश उसके साथ बर्ताव होता है और पूरा देश जो है उबलने लगता है। आज ही आसाम के लखीमपुर के अंदर 31 साल की एक महिला को, जो अपने 6 साल की बच्ची को लेने गई थी, उस ट्रैकर में बैठी हुई थी जिसमें और सवारियां थी, 4 लोगों ने उसके साथ रेप किया, उसको मारा, और ब्रूटलिटी की हद देखिए कि उस महिला की दोनों आंखें निकाल ली, और जब वो हॉस्पिटल पहुंची तो वो मर गई। तो ना तो दिल्ली की किसी महिला संगठन को, न शबनम हाशमी को, न शबाना आजमी को, न आजम खान को, न नरेश को, जितने भी लोग हैं, एनजीओज हैं, एसएफआई है, जेएनयू के लोग हैं, लेफ्ट की ऑर्गेनाइजेशन है, वृंदा कारंथ है, किसी के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला है। और ये वही लोग हैं जिन्होंने पूरे दिल्ली के अंदर कोहराम मचाया था और तमाम युवा लोग उसमें शामिल हो गए थे। तो रेप तरुण तेजपाल करेंगे तो एक पर्टिकुलर क्लास, जिसे कुछ लोग कहते हैं कि दिल्ली की लुटियन जोन के जो कॉकटेल सर्किल है, वो इस मामले को बढ़ाना नहीं चाहता, क्योंकि उनके बीच का एक आदमी इसमें शिकार हो गया है। अब वो इसको ये कहा जा रहा है कि वो पॉलिटिकल, मैं कह रहा हूं पॉलिटिक्स का तो इसमें रोल ही नहीं है। पॉलिटिशियन अगर बयान दे रहे हैं तो उससे लीगल फ्रेमवर्क तो कहीं मुतासिर नहीं हो रहा, वो तो इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि तमाम वो लोग जो बड़ी बड़ी बातें अक्सर करते थे, क्योंकि दूसरे क्लास के लोग, एक सर्टेन सोसाइटी का स्टार्टअप के लोग जब इन्वॉल्व होते थे तो उनके बयान बड़े भयानक होते थे, फांसी पर लटका दो।
अभी तक किसी ने नहीं कहा पिछले 10 दिन के अंदर कि तरुण तेजपाल को भी फांसी पर लटकाया जाए। और तरुण तेजपाल के जुर्म को साबित नहीं होना है। तरुण तेजपाल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, लड़की का बयान हो चुका, वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई। अब इसके बावजूद भी लोग कह रहे हैं कि नहीं वो ऐसा था, वो किया नहीं था, लड़की सेटिस्फाई थी, लड़की ने कोई रिएक्शन नहीं दिखाया, लड़की तो फंक्शन में घूम रही थी, नहीं उसके ऊपर प्रेशर है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो मनोहर पालिक कह रहे हैं अपना रहे हैं? आपके सामने है, ये तमाम चीज देश के सामने है। और नहीं, इसमें सोसाइटी का भी दोहरा मापदंड है। मुझे लगता है कि जिस तरह से इस पूरे मामले को अब जिस तरह से रिपोर्ट किया जा रहा है, जिस तरह से इस पर बहस है, और इस बहस की जरूरत नहीं थी। ये बहस सियासी हो ऐसा कोई मसला नहीं था। ये एक अपराध का मामला था और इस अपराध के लिए, यौन शोषण के लिए, यौन उत्पीड़न के लिए तरुण तेजपाल की माफीनामा, कबूलनामा, पत्र, मेल वो पर्याप्त है। कार्रवाई किस तरह से होनी चाहिए, ये स्वाभाविक रूप से कानून को अपना काम करना चाहिए था, और हालांकि काम कर रही है, लेकिन जिस तरह से वो पीछे है और आगे क्या है, आप देखिए कि हम बहस और चर्चा किस पे कर रहे हैं। यहाँ पे चर्चा किस बात पे होनी चाहिए थी। मुझे लगता है बहुत ही बेहद दुखद ये स्थिति है, और ये स्थिति को बदलना चाहिए। इस तरह की स्थिति नहीं रहनी चाहिए। पावरफुल हो, आप पत्रकार हैं, आप जज हैं, आप साधु हैं, आप राजनेता हैं, आप अधिकारी हैं, या आप कोई और है, दिगर है। मुझे लगता है मापदंड अगर अलग अलग होंगे तो कानून और व्यवस्था के लिए, और खास करके जो सब जिस राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, जिस ग्रेट डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जिस इक्वालिटी की बात करते हैं, ये तमाम चीजें जो भरोसा पैदा करती हैं व्यवस्था में, वो कमजोर पड़ेगी। चलिए एक छोटे से ब्रेक का समय है, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद घटना चक्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस हिस्से में हम बात करेंगे पप्पू यादव ने जिस तरह के खुलासे किए हैं, जिस तरह से एनडीए हो या फिर यूपीए हो, कटघरे में इन दोनों सरकारों को ला करके खड़ा किया है, और जिस तरह के तथ्य यहां पर पेश किए हैं पप्पू यादव ने, उस पर कितना भरोसा किया जा सकता है। हम आपको बताएं कि हाल ही के दिनों में पप्पू यादव जेल से बाहर आए हैं। वो अपनी आत्मकथा में इस बात का जिक्र करते हैं कि 2001 में जब एनडीए की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे, तो उस वक्त एनडीए में शामिल होने के लिए, एनडीए को मजबूती देने के लिए 3 सांसदों को पैसे दिए गए थे, एक पेशकश की गई थी, और उस वक्त के वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा का नाम लिया गया है, और उसमें साफ तौर पे कहा है कि यशवंत सिन्हा ने उस रकम को मुहैया करवाया था। पप्पू यादव ने यह खुलासा किया है। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि 2008 में जब न्यूक्लियर डील का मामला सामने आया था, उस वक्त भी सांसदों की खरीदो फरोख्त हुई थी। 40 करोड़ रुपए तक सांसदों को दिए गए थे सरकार को बचाने के लिए। तो सवाल यही है कि आखिर जी ऑफर किए गए थे, तो सवाल यही है कि आखिर इन तथ्यों पर कितना भरोसा किया जाए, और जो बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से ये जो ऑफर हुआ था, ये जो बातें हैं इस पर ये दावा किया है उन्होंने, अपने दावा जो है इसमें कितनी सच्चाई है ये समझने की जरूरत है। हम कुछ नेताओं की प्रतिक्रिया सुनाते। सबसे पहले जेडीयू नेता साबिर अली क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनते हैं। ऐसा है कि पप्पू जी ने जो लिखा है, और लोग हमारे यहाँ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो खुलासा करते हैं 8 साल और 10 साल बीतने के बाद, आपके अंदर हिम्मत और जरूरत अगर किसी का भी हो, चाहे कोई भी, एक बेसिक बात हमारे यहाँ जो परंपरा चली गई है कि 10 साल और 10 साल पहले जब तक एक बेटा जवान हो जाए फिर आप बात कहते हो। आपको उस वक्त किसी ने क्या शाम सुख लगा, आपको किसी ने जेल में बंद कर दिया था, आपके मुंह पे किसी ने टेप लगा दिया, किसी पे इल्जाम लगा रहे, ठीक है। अब कितना सत्य है कितना सत्य नहीं है, मैं तो ओरिजिनल चीज ये जानता हूँ कि सत्य और नहीं सत्य का इसका उजागर कौन करेगा। कल मैं किसी के ऊपर इल्जाम लगा दूं, कोई भी कह दूं, तो 8 साल बाद कहने की क्या जरूरत है, आपने पहले क्यों नहीं लिख दी? उस वक्त भी किताब लिख सकते थे। पप्पू यादव उस वक्त एमपी थे या उनकी पत्नी थी, उस वक्त लिख देते, कह देते। 8 साल बाद इस तरह की इल्जाम तराशी मैं समझता हूँ
चाहता हूं कि देश में इस तरह की घटनाओं को लोगों को अपने आप को परहेज करना चाहिए। सब बात है तो उसी वक्त करने कोई रोक रखा था क्या? आप तो एमपी थे, कद्दावर थे, दबंग थे, कह देते। अब जो उन्होंने लिखा है उनका मंशा वो जाने, हम उनके मन में तो नहीं घुस सकते हैं और किसी के ऊपर हम भी इस तरह के इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। कोई भी चीज ऑथेंटिसिटी से हम लोग दूर होते चले जा रहे हैं और लोग इस तरह की बातों को प्रोपेगेंडा, चूंकि इस तरह की बात होती है तो उसको फिर माइलेज मिलता है। मैं समझता हूं कि ये भी एक बात हो सकती है। इस तरह की बात लोगों को बंद करना चाहिए, वो जो भी हो। आप अगर नागरिक हो, जिम्मेदार नागरिक हो, तो उसी तरह आपको जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। मैं इसको मानता हूं। तो पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, जिनकी आत्मकथा है, जिन्होंने उस किताब को लिखा है, वो क्या कह रहे हैं, आइए वो सुनते हैं। ये मैंने 2001 में मैं किसी तरह से राजनीतिकरण किसी चीजों को कभी करने की मेरी इच्छा नहीं थी, क्योंकि मैंने जिस संदर्भ में अपने आत्मकथा लिखा और उस आत्मकथा में मैं जिस घटित घटनाओं को अपने जीवन में देखा और उनको यदि मैं नहीं लिखता, तो इनको मैं नहीं लिखता तो मेरे लिए बहुत दिक्कत होती है। ये मेरे लिए मेरे चीज़ों को, मेरा जो आत्मा है उसको ये चीज़ गंवारा लगता है। मुझे लगा कि मुझे जो घटित घटना है, जो मैंने देखा, मैंने महसूस की, मैंने उसको लिखा। योगा की तरीके से मैंने ये नहीं लिखा। मैंने लिखा कि 2008 में भी रंजीत रंजन जी ने कंप्लीट सोनिया जी से प्रभावित, उनकी संवेदनशीलता से प्रभावित, और मुलायम सिंह जी इसका नेतृत्व कर रहे थे। तो मैंने उस वक्त यह सदन में कहा था कि विजय मल्होत्रा जी ने यह सब जेल में आकर के मुझसे कहा था, और बीजेपी के भी जेल में उन्होंने आकर के कहा था कि इस तरह आप यूपीए के साथ आप दोनों आदमी ना जाए, चाहे उसके लिए जो भी चीज़ है। ये मैंने सदन में भी ये बात उस दिन कही थी। यूपीए से संबंधित किसी तरह के संदर्भ की चर्चा नहीं थी। 2001 का जो चर्चा है, वो जो चीज़ मैंने इंडियन फेडरल डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई, हमारे हाउस ऑफ द लीडर थे पीसी थॉमस जी, और वो उन चीज़ों को किए और मैंने देखा वो मंत्री बने। उसके बाद राजद टूटी। राजद जो वो लोग जिन लोगों ने राजद को तोड़वाया, और जो मैंने प्रमोद महाजन जी के देखा, एक दिन में 4-4 गाड़ी आना, तो मैंने मेरी जगह ऐसा बढ़ गई कि मैं देखूँ ये लोग करते क्या है। जब हम प्रमोद जी के यहाँ गए, अन्य मंत्रियों के यहाँ गए, जो मैंने महसूस की, मुझे वो अच्छा नहीं लगा, तो उसको मैंने जिक्र किया। मैंने किसी को दिल दुखाने के लिए। और बीजेपी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने इस पूरे मामले पर सफाई दी है, क्योंकि बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा का इस पूरे मामले में नाम आया है। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं। इस देश में हर को अपनी आत्मकथा लिखने का अधिकार है, लेकिन आप पप्पू यादव को इतनी गंभीरता से ले रहे, मेरे लिए आश्चर्य का विषय है। उनके खिलाफ सजाएं हुई है, हाईकोर्ट से उनको भी एक्विटल हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में उनकी सीबीआई ने अपील मूव किया है। आपको मालूम है कई मामले चले हैं उनके खिलाफ। इसलिए आज मैंने अखबारों में पढ़ा है कि यशवंत सिन्हा ने इसको बहुत इंफेटिकली डिनाई किया है। और जहां तक न्यूक्लियर डील की बात, तो उसमें किसने किसको पैसा दिया आपको मालूम है? पुष्पेंद्र, किस तरह से देखा जाए, क्योंकि अगर देखा जाए बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि एनडीए का जो पीरियड है, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी, वो पूरी तरह से बेदाग थी। जिस तरह के आरोप यहाँ पर लगाए गए हैं, कितनी इन तथ्यों को कितनी अहमियत दी जा सकती है? देखिए, एक बात मुझे पता है कि इस देश में एमपीओ को खरीदने का पहला मामला कांग्रेस के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के जमाने आया, और जिस ओपन तरीके से झारखंड के कुछ एमपी खरीदे गए, वो बाद में मुकदमा भी चला और तमाम सारी चीजें उसमें ओपन हो चुकी, उससे ये सिलसिला शुरू हुआ। और जहां तक आप अटल सरकार की बात करते हैं, ठीक है, हो सकता है पप्पू यादव ने कुछ बातें जो महसूस की हों, पता नहीं देखी है कि नहीं देखी, महसूस करना और देखना दोनों में बड़ा फर्क होता है। अटल जी 13 दिन रहे, 13 महीने रहे, और फिर उसके बाद 5 साल 6 साल जो भी रहे। हम सबको याद होगा, इस देश में अटल जी को नरसिम्हा राव अपना गुरु मानते थे, सब जानते हैं राजनीति में। लेकिन आप अटल जी के जमाने का वो दिन भी याद करें कि पूरी पार्लियामेंट के अंदर उनकी सरकार एक एमपी को मैनेज न करने के कारण गिर गई थी। कोई 10 एमपी मैनेज नहीं करने थे, कोई 50 एमपी मैनेज नहीं कर रहे थे। और अब भारतीय राजनीति में, और खासतौर से इस खित्ते की राजनीति में, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, यह बड़ी आम बात हो गई है कि एमपी अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो आप किसी तरह से खुश करते हैं, किसी को गाड़ी देते हैं, किसी को विदेश में कुछ बना देते हैं। ये तमाम बड़ी कॉमन सी बातें हैं। तो 2001 में उनसे कहा गया, फिर वो वहां गए, फिर इतने करोड़ रुपए ऑफर किया, उस बारे में तो ये पहली बार कोई तथ्य आया है।
और वो भी पप्पू यादव। और इसमें रविशंकर प्रसाद ने जो कहा है उसमें वो भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके ऊपर जो चल रहा है मामला मुकदमा वो सुप्रीम कोर्ट में है। और उसके बाद उन्होंने ये बात कही है। जो दूसरी बात है कि 2008 में जब न्यूक्लियर डील की बात हुई है तो न्यूक्लियर डील के जमाने पूरे देश को पता था कि किस तरह से लेफ्ट ने अपना जब समर्थन वापस लिया था और वो डील नहीं हो पा रही थी, तो उसमें कौन सी सबसे बड़ी पार्टी थी, पेमेंट कहां हुआ, कितना हुआ, ये सबको है, जग जाहिर है। ये बात अलग है कि इस देश में बहुत सारी चीजों को फॉलो नहीं किया जाता और लोग ट्रैप नहीं कर पाते कि कौन पैसा कहां लेके चला गया है, वो भी सबको पता है। लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा हूं कि आपने अभी ये बात कही और फिर उसमें यह भी कहा बीजेपी से ज्यादा या एनडीए से ज्यादा, तो उन्होंने दो बहुत प्रमुख नाम उस किताब में लिखे हैं कि किस तरीके से वो अहमद पटेल से मिले और 40 करोड़ की बात हुई और फिर सोनिया गांधी से भी मिलवाया गया। तो इस देश में जो लोग अलंबरदारी करते हैं मूल्यों की और स्वच्छ राजनीति की, उनमें दो बड़े नाम हैं। कौन नहीं जानता अहमद पटेल के बारे में? कौन नहीं जानता कि ही इज द रियल मैनेजर? कौन नहीं जानता कि कौन सी पद लेने से और किसको अध्यक्ष बनाने से और किसको मुख्यमंत्री बनाने से अहमद पटेल का रोल है? और उस सब के बावजूद सोनिया गांधी भी मिलती हैं। तो क्या ये सारी बातें जो पप्पू यादव कह रहे हैं ये सोनिया गांधी और अहमद पटेल की सहमति से भी हो रही थी? क्या सवाल यही है ना कि कितनी अहमियत दी जाए? नहीं, मैंने वही कहा कि अगर 2001 की बात को जो हम तमाम पत्रकार बिरादरी इस देश में सब लोगों के सामने पहली बार आई है तो उस पर कुछ हद तक लगता है कि ये कुछ समझ में नहीं आया बात। लेकिन 2008 में न्यूक्लियर डील की बात तो पूरे देश को पता है, सबको पता है। और क्यों नहीं आज अहमद पटेल ने और सोनिया गांधी ने डिनाई किया कि मेरे पास नहीं आए थे और मुझसे नहीं मिले थे और अहमद पटेल ने 40 करोड़ रुपए उनको ऑफर नहीं किया था? कौन मिस्टर अनवारुल हक साहब हैं जिनको एक एक्सेंट गाड़ी और 1 करोड़ रुपए दिया? क्यों नहीं वो तमाम सारे लोग बोल रहे हैं? तो मेरा कहना यह है कि ये कोई नई बात नहीं है इस तरीके के एलिगेशन लगाना और फिर उसको चले जाना। लेकिन जिन बड़े लोगों के नाम है कम से कम उनको बोलना चाहिए था। आज कांग्रेस का कोई प्रवक्ता इस पर किसी ने रिएक्शन क्यों नहीं दिया? दिलीप जी, जिस तरह के सवाल पुष्पेंद्र उठा रहे हैं, देखिए वहां दिग्विजय सिंह और मुलायम सिंह यादव मौजूद थे जी जब ये पुस्तक का विमोचन हुआ है। दिग्विजय सिंह और मुलायम सिंह यादव दोनों मौजूद थे। इसके 2-3 पहलू हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि पप्पू यादव के राजनीतिक जीवन क्या रहा है और पप्पू यादव के इस वक्त राजनीतिक चुनौतियां क्या है, और कोई भी जो राजनीति करता है उसको उन चुनौतियों से कैसे निपटना है, कैसे अपने पक्ष में माहौल बनाना है, किन बातों को जिक्र करके वो अपने पक्ष में लोगों को खड़ा कर सकते हैं, ये तमाम जो स्थितियां हैं उसको समझने की जरूरत है। इसमें पप्पू यादव ना तो साहित्यकार है ना लेखक है, लेकिन उन्होंने एक आत्मकथा जो उनके साथ हुआ उनको उन्होंने लिखा है, आप बीती लिखा है उन्होंने, और उन्होंने अपने अनुभव को ये किया है। अब इस बात की जांच जबकि सीधा सीधा पार्लियामेंट में जब नोट उछाले गए, उस बात की तो सच्चाई आज तक आपको पता है, पूरे मुल्क को पता है क्या? अगर उस नोट की सच्चाई मुल्क को पता नहीं है, और आपको आश्चर्य होगा कि आपको पता है जेल कौन गए इसमें, तो पप्पू यादव जो कह रहे हैं उसकी जांच कौन करेंगे, उसके तथ्य क्या हैं, उसकी सच्चाई कितनी है? ये ऐसे सवाल है जिसपे हम चर्चा करके कुछ राजनीतिक फायदे और नुकसान किसको हो रहा है उसका आकलन तो कर सकते हैं, लेकिन इसकी असलियत क्या है उसको लगता है तह तक पहुंचने की कभी पहले भी कोशिश नहीं हुई और आगे भी कोशिश मुझे नहीं लगता हो पाएगी। बिल्कुल। आलोक जी कैसे देखें इसको? देखिए, मैं तो सिर्फ 2 ही चीजें कहना चाहूंगा यहाँ पे। एक तो ये कि कानून में एक मुद्दा होता है फॉल्सस इन यूनो फॉल्सस इन मेंसेस, जो भारतीय कानून संहिता में नहीं है। अगर एक आदमी एक गलती करता है तो जरूरी नहीं है कि वो हर गलती कर रहा है। तो ये कहना कि उसके खिलाफ केस हाई कोर्ट में चल रहा है या सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो आदमी हर चीज झूठ बोल रहा हो। जरूरी वो नहीं है, जरूरी ये है कि वो आदमी जो बोले उसके पक्ष में तथ्य दे। देखिए, बोलना एक चीज है, मैं पूरी तरह से मान रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि हम जिंदगी में हर चीज को काले और सफेद के नजरिए से नहीं देख सकते, डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे होते हैं। और यहां पे ये है कि अगर अपराधी है, इसमें कोई शक की बात नहीं कि पप्पू यादव एक बाहुबली माने जाते हैं और उनका जो परसेप्शन है, पब्लिक परसेप्शन, वो यही है। तो ये कहना कि चूंकि वो अपराधी हैं इसलिए वो जो भी कह रहे हैं सब झूठ है, मैं नहीं मानता। दूसरी चीज ये है कि अगर आप आज बाहर जाएं, स्टूडियो से बाहर, और आम आदमी से पूछें तो मेरे ख्याल से आपको 90% लोग इस बात पर विश्वास करेंगे कि हाँ, एमपीओ को खरीदा जाता है। शायद 2001 में भी खरीदा गया होगा और 2008 में भी खरीदा गया होगा।
ये पब्लिक परसेप्शन है, ये गलत हो सकता है, सत्य हो सकता है, लेकिन पब्लिक परसेप्शन है। जी पुष्पेंद्र कुछ कहना नहीं, बस मैं छोटी सी बात ये कह रहा हूं कि जो बात जिसकी तरफ दिलीप ने इशारा किया है कि अभी कैश फॉर वोट वाली बात है, कैश फॉर वोट में पूरे देश ने देखा, पार्लियामेंट में चलते देखा, नोट उछाले गए, बताया गया, उसमें भारतीय जनता पार्टी के 3 MP और एक उनका कार्यकर्ता कोई सुहेल हिंदुस्तानी नाम का था, वो उसमें पकड़े गए, अमर सिंह उसमें गए, सुधीर कुलकर्णी उसमें जेल में गए, और वो किस तरीके से क्या ड्रामा था, और तमाम सब लोगों ने उस जमाने मीडिया में छपा कि वो पैसे कहां से भेजे गए थे, किसने भिजवाए और कौन उसके पीछे था। अमर सिंह के पीछे एक बड़ी ताकतवर शख्सियत थी। लेकिन आखिर में आप ये देखिए कि कोर्ट ने क्या किया है, कोर्ट ने सबको बरी कर दिया है, लेकिन जो अमर सिंह का पीए है कोई मिस्टर सक्सेना, कहा है आप पे मुकदमा, संजीव सक्सेना, कहा आप पे मुकदमा चलेगा। उस पीए, तो क्या ये जो सरकार बचाने का काम था उस पीए का था? वो पीए की कुछ सरकार गिराने का काम पीए, और सरकार गिरा, वो पीए रहा था, और किसी के पीए के पास इतने लाखों रुपया कहां से आया? वो अमर सिंह के घर से निकला, बच गया। किस तरह हमारा इन्वेस्टिगेशन होता है, आप सब सोचिए। मैं वही बात कह रहा हूं कि आप इन्वेस्टिगेशन अभी इसी मामले में देखें कि आप ये जो जिस तरीके से मामला चल रहा है कि साहब आरुषि के मामले में कि सीबीआई ने सारे तथ्यों को धत्ता बताते हुए कह दिया कि क्लोजर रिपोर्ट लगा दी, और फिर वही सीबीआई कहती है कि 4 लोग अंदर थे, 2 मर गए थे, बाहर से कोई अंदर गया नहीं, लिहाजा ऐसा लगता है कि इन्हीं ने किया होगा। और क्या कमाल की बात है, और उस पर फैसला हो गया। तो आप हमारे यहां का लीगल सिस्टम भी देखें कि सब छूट गए, एक पीए बेचारा अपनी जेब से पैसे देकर के सरकार गिराने और बचाने में लगा था, उस पर मुकदमा चल रहा है, लिहाजा उसका कोई पैरोकार नहीं है, उसका कोई माई बाप नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं पप्पू यादव जो बात कह रहे हैं उसकी सच्चाई का, उसके तथ्य का कभी पता चल पाएगा मुल्क को। ये हो सकता था अगर पप्पू यादव इसके बारे में तथ्य देते कि देखिए ये मेरे पास साक्ष्य है, ये मेरे पास एविडेंस है, और इस तरह से मैं आपको ये बात लिख रहा हूं। और वो लगातार अपने इंटरव्यू में कह रहे हैं कि मैंने महसूस किया। महसूस करना और देखना और प्रूफ में बहुत फर्क है। और इस समय आप समय देखिए, टाइमिंग देखिए, इस समय किस तरह का राजनीतिक माहौल है, राजनीतिक जंग किस तरह की है, और उस जंग में इन तमाम हथकंडों का इस्तेमाल होगा, ये सब हथियार बन के इसका इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए एक छोटे से ब्रेक का समय है, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद घटना चक्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान की सेना में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है, क्या कुछ उसके जो है असरात भारत पर पड़ सकते हैं, इस चीज को इस हिस्से में हम समझने की कोशिश करेंगे। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल परवेज अशफाक कियानी 29 नवंबर को अपने पद से एक तरह से रिटायर हो जाएंगे। उनकी जगह पे जो नए आर्मी चीफ आ रहे हैं, वो जो नए आर्मी चीफ हैं उनका नाम है राहिल शरीफ। तो क्या ये जो दूसरे शरीफ हैं भारत के लिए शरीफ साबित हो सकेंगे या नहीं, ये समझने की कोशिश करेंगे। किस तरह से देखा जाए आलोक जी? देखिए ऐसा है कि पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में आर्मी चीफ सबसे महत्वपूर्ण आदमी रहा है, और जैसा कि हम कई बार आपके यहाँ चैनल पे कह चुके हैं कि आर्मी वहां पे एक अपने आप में एक अथॉरिटी है। काफी समय से कई नामों के ऊपर स्पेकुलेशन चल रहा था। राहिल शरीफ जो है सीनियरिटी में 3रे नंबर पे, जो पहले नंबर के जो सबसे सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल थे हारून असलम, उनको सुपरसीड कर दिया गया है। और मेरे ख्याल से इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि वो डीजीएमओ में थे जब मुशर्रफ साहब ने सत्ता पलट किया था, तो उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था उस कू को इफेक्ट करने में। जो दूसरे नंबर के जो जनरल थे, जनरल राशिद, जिनके बारे में कि सब कह रहे थे कि वो बनेंगे क्योंकि वो कयानी साहब के कैंडिडेट थे, कयानी साहब चाहते थे कि जनरल राशिद उनकी जगह आर्मी चीफ बने, तो उनको उन्होंने किक अपस्टेयर्स कर दिया गया है और उनको चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बना दिया गया है, जो कि एक सेरेमोनियल पोस्ट है बिना किसी वास्तविक ताकत के। हालांकि टेक्निकली वो आर्मी चीफ से सीनियर पोजीशन है, पर उनको वहां भेज दिया गया।
रहील शरीफ साहब का कोई नाम नहीं ले रहा था। इनफैक्ट इनसे जूनियर जनरल तारिक हैं, वो नाम उनका नाम लिया जा रहा था, बट शरीफ साहब का नाम नहीं लिया जा रहा था। इसके पीछे कई कारण हैं। शरीफ साहब की जो आर्मी के अंदर जो रेपुटेशन है वो बड़ी लेड बैक टाइप के आदमी की है, ना इनकी कोई प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के ऊपर ज्यादा। इनका जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था कि इनके बड़े भाई जो हैं पाकिस्तान के एक बहुत बड़े शहीद हैं, उनको 2 सबसे हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड मिले, दोनों ही सन 71 में मिले, और वो 71 की लड़ाई में शहीद हो गए। उनको सबसे बड़ा जो उनका निशान हैदर, जो सबसे बड़ा उनका गैलेंट्री अवार्ड है, वो तो मिला ही मिला, उसके पहले उनको एक और अवार्ड दिया गया उसी जंग में, निशान पाकिस्तान। हाँ, तो वो बड़े ही पॉपुलर लीडर रहे, और उनके कारण ये जो ऑरा इफेक्ट था, इसके कारण राहिल शरीफ साहब जो है आगे बढ़ते चले गए। और चूंकि उनकी दूसरी चीज यह है कि वो दूसरी सेकंड जनरेशन आर्मी ऑफिसर हैं, उनके जो फादर हैं ये उन लोगों में से हैं जो कठमुल्लावाद जो वहां पे आ चुका है, जो कट्टरपंथ जो जियाउल हक ने जो इंट्रोड्यूस किया, ये उससे पहले जिन्होंने फौज ज्वाइन करी, और जो अभी भी शाम को शायद 1-2 पैग अपने एंजॉय करते हैं, और जो तालिबान और ये जो कट्टरपंथी शक्तियां हैं इनको वाकई में एक दुश्मन की तरह देखते हैं। तो अमेरिका को भी इनके आर्मी चीफ बनने से कोई शिकायत नहीं थी। इन्होंने एक काउंटर इंसर्जेंसी स्ट्रेटजी बनाई है, जो कि एक बहुत बड़ी चीज थी। हालांकि पिछले कुछ समय से ये ठंडे बस्ते पे चल रहे थे, इनको एक बहुत ही इनसिग्निफिकेंट सा अपॉइंटमेंट दिया गया था, तो इनको अचानक आर्मी चीफ बना के नवाज शरीफ ने एक ऐसे आदमी को सेनाध्यक्ष बना दिया है जो कि एम्बिशियस नहीं है, जिसको कि एटलीस्ट जिसके बारे में परसेप्शन देखा जाए, नवाज शरीफ ने जब से सत्ता संभाली और उससे पहले चुनाव में जो कैंपेन उन्होंने किया, उसमें साफ तौर पे यही कहते रहे कि वो भारत के साथ संबंधों को बेहतर बनाएंगे। सवाल यहां पर पाकिस्तान की आर्मी और भारत के रिश्तों को लेकर के है। देखिए, जब नवाज शरीफ, मेरा व्यक्तिगत रूप से हमेशा से यह मानना रहा है कि नवाज शरीफ वास्तविकता में चाहते हैं कि भारत से संबंध मधुर हो, और इसके पीछे कोई वो नहीं कारण है कि तो कितने कारगर ये नहीं, कोई एल्ट्रुस्टिक कारण नहीं है, बट समझना यह चाहिए कि नवाज शरीफ चाहते हैं क्योंकि इसमें पाकिस्तान का हित है, क्योंकि अगर भारत के साथ व्यापार संबंध सुधरेंगे तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जो आज $3.2 बिलियन उनकी फॉरेन एक्सचेंज बची है, जो 1 महीने का इंपोर्ट नहीं सस्टेन कर सकती, उस क्रिटिकल स्टेज में पहुंच चुकी है, उसको सस्टेन करने का वो एक तरीका है। लेकिन हुआ क्या है कि जब से नवाज शरीफ सत्ता में आए हैं, सेना ने उनको वो मौका ही नहीं दिया है। उन्होंने इस तरीके की गतिविधियां जारी रखी हैं सीमा पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे, कि नवाज शरीफ चाहकर भी संबंध सुधार नहीं सकते। तो अब ऐसी आशा की जा सकती है कि एक ऐसा सेना का अध्यक्ष बनकर आया है जो पहली चीज तो यह समझता है कि तालिबान पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा है भारत की अपेक्षा, दूसरा जो कि महत्वाकांक्षी नहीं है, कम से कम अब तक नहीं है, आगे चल के क्या होगा यह कहना बड़ा मुश्किल है, और तीसरा चूंकि उसका ज्यादा सपोर्ट बेस आर्मी के अंदर नहीं है, नवाज शरीफ थोड़ा सिक्योर फील कर सकते हैं, और चौथा जो है कि चूंकि वो उतना भारत विरोधी नहीं है और थोड़ा रिलेटिवली सेक्युलर बेंट ऑफ माइंड के हैं, तो हो सकता है कि आगे चल के नवाज शरीफ, और इस वक्त जबकि पाकिस्तान में फौज और इस्लामिक कट्टरपंथी शक्तियों के बीच में एक दरार पड़ चुकी है, मुनव्वर हुसैन के रिमार्क के बाद, जिसमें उन्होंने कहा कि फौज के सिपाही जो अमेरिका का युद्ध लड़ रहे हैं उनको शहीद नहीं कहा जा सकता, और हकीमुल्लाह महसूद शहीद हैं, तो ऐसे हालात में मेरे ख्याल से ये नवाज शरीफ ने एक बड़ा अच्छा खेल खेला है, एक ऐसे आदमी को सेनाध्यक्ष बना के जो उनके लिए ना तो ज्यादा चिंताएं पैदा कर सकता है, और जो मेरे ख्याल से जहां तक है अधिकतर उनकी बातों को मानने की कोशिश कर। देखिए, बंसल भाई ने जितनी बातें कही हैं, मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, पॉजिटिव हूँ, और बंसल भाई हमेशा अपने डिस्कशन में खासतौर से पाकिस्तान को लेके बड़े ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव रहते हैं। नवाज शरीफ ने अपने पॉलिटिकल कैरियर में 4 बार उनको जिंदगी में मौका मिला कि वो आर्मी का चीफ तय करें। 1993 में भी उन्होंने अब्दुल वहीद कक्कर को बनाया था, और ये वही कक्कर साहब हैं जिन्होंने नवाज शरीफ को ऐसे हालात पैदा कर दिए कि इस्तीफा देना पड़ा। फिर उसके बाद 1998 में जब उनको मौका मिला तो उन्होंने कई जनरल को सुपरसीड करके सीनियर्स को परवेज मुशर्रफ को बनाया, और परवेज मुशर्रफ ने आर्मी की अपनी रवायत को कायमत रखते हुए जिस तरीके से नवाज शरीफ के साथ किया, वो इस जनरेशन ने सबने देखा, सबको पता है, टेलीविजन पे लाइव देखा। और उसके बाद जिस बेचारे आदमी का अपॉइंट किया मिस्टर भट्ट का, वो करते उससे पहले उनका तख्ता पलट हो गया। और ये तमाम सारे लोग वो थे जिनको, ये नवाज शरीफ के बारे में इसलिए कहूंगा कि नवाज शरीफ का सियासी कैरियर आर्मी के कंधों पे शुरू हुआ है, तो जो आर्मी उन्हें लेके आई थी वही आर्मी हर बार उनको घर से बाहर निकाल देती है।
इस वक्त भी जो बंसल भाई कह रहे हैं कि 3 लोगों को सुपरसीड करके उनको बनाया गया है, उनकी जो अप्रोच है वो एंटी इंडिया नहीं है, उनकी जो अप्रोच है, जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट है उनके खिलाफ है। ये बयान भी उन्हीं का है कि पाकिस्तान के बड़े दुश्मन, पाकिस्तान के दहशतगर्द और पाकिस्तान में पढ़ने वाली तमाम वो तंजीमें हैं जो पाकिस्तान को खा रही हैं और भारत नहीं है। ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि इसका दूसरा एस्पेक्ट यह है कि जब नवाज शरीफ चुनाव लड़ रहे थे और उनके मैनिफेस्टो में कश्मीर नहीं दिख रहा था, तो भारत का हर दानिश्वर यह कह रहा था कि देखिए साहब, अब पाकिस्तान के अंदर कश्मीर मुद्दा नहीं है और वहां के सियासी लीडरान भी उसको मैनिफेस्टो में शामिल नहीं। लेकिन मैंने कहा कि जैसे ही आप जीते तो एक से लेके एक पिछले 6 महीने में लगातार कश्मीर ही हमारे लिए प्रॉब्लम है और 250 कमेंट्स आपसे जानना चाहेंगे। मेरा तो सिर्फ ये मानना है कि मुझे कम से कम पाकिस्तान के बारे में एक बात जो समझ में आती है कि पाकिस्तान एज ए नेशन, उनकी एक पॉलिसी है और वो पॉलिसी है कि भारत के खिलाफ तमाम तरह के जो भी एक्टिविटीज संभव हो जिससे कि भारत को नुकसान पहुंचता हो, वो करना है। जो अब तक पाकिस्तान, मुझे अभी तक पाकिस्तान का कोई ऐसा रवैया रुख नहीं दिखा है। पाकिस्तान एक राष्ट्र। चलिए मासद के साथ, चूंकि समय खत्म हो गया, देखिए इस सिलसिले में एक वहां कहावत चल रही है पाकिस्तान में कि जरदारी, कयानी और गिलानी का दौर खत्म, अब शरीफों का वक्त आ गया है और एक शरीफ ने दूसरे शरीफ को चुन लिया है। और ये शरीफ पाकिस्तान के जो शरीफ होंगे, ये पाकिस्तान के जितने शरीफ होते हैं वो भारत के लिए बदमाशी होती है। बिल्कुल नहीं, भारत के लिए कितने शरीफ होंगे देखने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए जय न्यूज़।